नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 25 क्लास नंबर 25। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 501 क्वेश्चन नंबर 501। देखिए क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मालाप्रभा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी भीमा, ऑप्शन डी घाटाप्रभा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। इसमें पांचवा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसके चार ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए मालाप्रभा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी भीमा और ऑप्शन डी घाटप्रभा। यदि आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मिलता है, क्वेश्चन में पूछेगा अगर एसएससी या रेलवे, तो बस आप ये चार ऑप्शन याद रख लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी दे सकता है। और पूछ लेगा तुंगभद्रा सहायक नदी है कि नहीं, भीमा है कि नहीं, मालप्रभा है कि नहीं, या घाटाप्रभा है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 502। इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल। देखिए ग्लाइसरॉल और काफी चीज और भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमारे जनरल यूज में आती है, डे टू डे लाइफ में यूज होती है कहीं ना कहीं, तो उनसे रिलेटेड आपको जरूर पूछ सकता है, साइंस से रिलेटेड। तो यह अभी तो पूछ रहा है, बताइए ग्लाइसरॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए CH3COH CH3COCH3, ठीक है। ऑप्शन बी CH3COONA, ऑप्शन डी CHCHO, ऑप्शन डी CH3CHO। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए CH3COCH3। यानी कि अगर हम ऐसे करें, ये CO है और इसके साथ जोड़ दें हम CH3 और इधर जोड़ दें CH3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों थोड़ी सी आपकी जानकारी लेकर बता दूं, ग्लाइसरॉल का आपको कभी वो एप्लीकेशन पूछता है तो आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है, ये चीज इस्तेमाल होती है। इसकी प्रॉपर्टी है, देखिए क्या होता है, ये कोई भी चीज का एप्लीकेशन उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्धारित होता है, यानी कि उसके क्या गुण हैं उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। ग्लाइसरॉल के गुण देखिए, एक तो पहला गुण है इसके अंदर कि ये मीठापन होता है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर स्वीटनिंग होती है, ठीक है, मिठास होती है इसके अंदर, ये स्वीट होता है, ठीक है। दूसरा कि ये ठंडा होता है, मतलब ठंडा जैसा फीलिंग देता है, कूलिंग फील देता है ये, ठीक है, कूलिंग सेंस देता है। और तीसरा कि ग्लाइसरॉल जो है आपका एक प्रकार का वो है मॉइस्चराइजर है, ये आपके स्किन के अंदर अगर मिल जाता है तो ये आपकी स्किन का मॉइस्चर उड़ने नहीं देता ये, ठीक है। तो इन तीनों के तीनों एप्लीकेशंस की वजह से ये हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ग्लाइसरॉल का आपका इस्तेमाल खाने में होता है, जैसे आपके ग्लूकोज के जितने भी बिस्किट्स वगैरह होते हैं या खाने के पीने की जितनी भी कंपनी में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाया जाता है, उसके अंदर ग्लाइसरॉल की मात्रा होती है। ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट और जेली टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। और ये हो गया खाना। अब दूसरा, ये एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है ग्लाइसरॉल, क्योंकि ये क्या एज अ मॉइस्चराइजर यूज होगा आपके स्किन में, क्रीम वगैरह में। ज्यादातर इसका पूछ लेता है शेविंग क्रीम में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशन ग्लाइसरॉल का शेविंग क्रीम में है, बाकी और क्रीमों में भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर देता है और वहां से उसकी नमी नहीं आने देता, उसमें सॉरी सूखने नहीं देता हमारी स्किन को, ठीक है। वहीं इसका थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी है कि आप अगर इसे लगाएंगे, क्रीमों के अंदर भी होता है, चमक भी देता है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट है। और मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो आप आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप डालने से क्या है, आंखें साफ होती हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन भी होती है, इसलिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 503 क्वेश्चन नंबर 503। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा तत्व जो है जिसका सबसे अधिक एटॉमिक नंबर है, यानी कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रुबिडियम, ऑप्शन सी सेस्मियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फ्रांसियम। दोस्तों इसके लिए आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो ये प्रीवियस ईयर से ही आपको पता लगेगा कि हमें कौन से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हैं या नहीं करने, तो आपको थोड़ा ये मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपका इसका ऑप्शन बता देता हूँ। रुबिडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 37, सेस्मियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, पोटेशियम का नंबर होता है 19, जबकि फ्रांसियम का होता है 87। तो अब तो बता ही दोगे, ऑप्शन नंबर डी 87, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 504 क्वेश्चन नंबर 504। ये क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन एमिट फ्रॉम द सन। देखिए इसने पूछा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऐसी कौन सी गैस है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यूवी रेडिएशंस। पृथ्वी के वातावरण में ऐसी कौन सी गैसें हैं जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, ऐसी कौन सी गैसें हैं। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन का अगर आपको एटॉमिक वो पूछता है सिंबल क्या है तो इसका O3 है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे वातावरण में एक ओजोन लेयर होती है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है क्योंकि वो उनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इससे संबंधित है जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब जो है हमारी उसी से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। जैसा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये पता लगा था, जब हमें ये पता लगा कि ओजोन लेयर में छेद है अंटार्कटिका के अंदर, उसकी रिगार्डिंग हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया। फिर जब उनका कारणों का पता चला कि किस कारण से वो छेद बना है, तो ये छेद किस कारण से बना है, तो पता लगा कि कुछ हार्मफुल गैसेज हैं जिसके कारण से ये ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए, फिर उन गैस पे काम करने के लिए, वो उन्हें गैस को कहते हैं GH गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। तो GH गैसेज के लिए जो मीटिंग हुई वो होती है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि टोक्यो में क्योटो संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकता है मॉन्ट्रियल संधि क्यों हुई, तो वो हुई थी ओजोन लेयर की परत को बचाने के लिए हुई थी, ठीक है। और अगर आपको क्योटो पूछा जाता है क्योटो संधि क्यों हुई, तो वो हुई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम करने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 505, क्वेश्चन नंबर 505, ये क्या पूछ रहा है, वो इन्वेंटेड द वीडियो गेम कंसोल। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी पूछ रहा है कि बताइए जो वीडियो गेम्स होते हैं उनका जो इन्वेंटर है वो कौन है, उनके खोजकर्ता कौन है या उनके निर्माणक कौन है, ठीक है। दोस्तों इस व्यक्ति को जो है फादर ऑफ वीडियो गेम भी कहा जाता है, वीडियो गेम का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले जो वीडियो गेम की खोज की थी, जो वीडियो गेम बनाया था, उन्हीं को इनका पिता भी कहते हैं। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए राल्फ एच बेयर, ऑप्शन बी लेस्लो बीरो, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन डी हंस बर्गर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राल्फ एच बियर। राल्फ एच बियर को फादर ऑफ वीडियो गेम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 506, क्वेश्चन नंबर 506 क्या पूछ रहा है। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न जो हैं अभी करंटली बेस्ड हैं, प्रेजेंट में बेस्ड हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है कि किसका सीईओ कौन है, किसका फाउंडर सीईओ कौन है, या प्रेजेंट में किस पोस्ट पर है, ये सब चीजें प्रेजेंट की पूछी जा रही हैं, इसलिए बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए प्रश्न संख्या 506 क्या पूछ रहा है, हु इज द प्रेजेंट सीईओ, ठीक है। ये कह रहा है स्पेस एक्स कंपनी के वर्तमान में मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है। दोबारा सुन लीजिए, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी जो है आपकी लॉन्च करती है आपके जितने भी बड़े बड़े आपके बड़े बड़े जितने सैटेलाइट्स तो नहीं करती है, स्पेसशिप्स लॉन्च करती है। ये इनका आगे जाने का सपना है कि ये दूसरे ग्रहों पर या चांद पर विजिट कराएंगे लोगों को पैसे में आने वाले समय में, ठीक है। ये ऐसी कंपनी है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी इलॉन मस्क, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इलॉन मस्क। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमियों में इनकी गिनती आती है, सबसे अमीर आदमी है ये, ठीक है। ये सिर्फ एक कंपनी के नहीं है, इनके पास कम से कम 3-3, 4-4 कंपनियां हैं, जिनमें से एक और इनकी अच्छी कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं। उसका नाम है टेस्ला, अगर आपने सुना हो तो। टेस्ला मोटर व्हीकल्स जो बनाती है, ये बिजली की गाड़ियां बनाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 507, क्वेश्चन नंबर 507, ये क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंपनी हैज कमीशन्ड इट्स प्लांट इन आंध्र प्रदेश। देखिए ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने आंध्र प्रदेश के अंदर अपना एक संयंत्र लगाया, अपना एक प्लांट लगाया है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी मित्सुबिशी, ऑप्शन सी अपोलो टायर्स, ऑप्शन डी मारुति सुजुकी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अपोलो टायर्स। ये वर्ष 2018 के अंदर अपोलो टायर्स में और वहाँ की सरकार के बीच में एक अनुबंध हुआ था, जिसके तहत उन्होंने कहा था हम आपके यहाँ प्लांट लगाएंगे। तो उन्होंने अपोलो टायर्स की कमीशनिंग पूरी हो चुकी है, अभी ये 25 जून की खबर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 508, क्वेश्चन नंबर 508, ये क्या पूछ रहा है, डैश आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड।
यह पूछ रहा है कि बताइए मानव रक्त के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में सबसे सर्वाधिक कौन सी चीज पाई जाती है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी राइथोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइथोसाइट्स। मैं थोड़ी आपकी जानकारी ऐड कर दूं, ये राइथोसाइट्स आखिर होते क्या है। ये भी एक प्रकार की सेल्स रेड मतलब रक्त के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं और उन्हीं का टाइप है, बट ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? आपने अगर अभी तक सुना है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे खून को लाल कलर देता है, हमारे ब्लड को रेड पिगमेंट देता है, वो है हीमोग्लोबिन। वो कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? वो इन्हीं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वो राइथोसाइट्स के अंदर ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 509, क्वेश्चन नंबर 509। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। ये पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सा जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस है, मतलब कि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी है। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी इंडियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडियम। मैं थोड़ा आपको बता दूं, पहले भी आपको मैंने बताया पीरियड्स और ग्रुप्स के विषय में। आपसे एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्जाम के अंदर पीरियोडिक टेबल से एक ना एक आवर्त सारणी से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए एटलीस्ट वो काम कर लीजिए कि आपको आवर्त सारणी के अंदर कुछ ट्रेंड्स पता लग जाएं कि हम दाएं से बाएं चलें या बाएं से दाएं चलें तो क्या होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ चलें या नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो क्या होता है, और हमारे ग्रुप्स कौन से होते हैं और हमारे पीरियड्स कौन से होते हैं। तो मैं बता दूं, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 13 के अंदर क्या होता है, अंतिम जो शेल होता है उसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसकी ये खासियत है सभी की है। जो 13 वाले होंगे उनके अंतिम शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 वाले होंगे उनके अंतिम शेल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 वालों के अंदर अंतिम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये 13 नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं सारे एलिमेंट, और इनकी सीक्वेंस है अगर आपको याद करा दूं, ये है बी ए जी इन टी एल। तो ये होता है बी फॉर बोरोन, ए फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आई एन फॉर इंडियम और टी फॉर थैलियम। ठीक है, तो दोस्तों इनमें ऑप्शन के हिसाब से जो इंडियम है सबसे लास्ट में है। और आपको पता ही होगा जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यानी कि हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो हमारे सबसे नीचे कौन है? वैसे तो नीचे थैलियम है, लेकिन थैलियम से ऊपर भी है एक जो ऑप्शन के हिसाब से, तो वो इंडियम। इंडियम की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स सबसे अधिक होंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 510, इसने क्या पूछा है? यूजिंग होम की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डैश। यह पूछ रहा है बताइए कि जो होम की का इस्तेमाल किया जाता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, अगर आपने कभी यूज किया हो, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, उसके अंदर होम की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वैसे तो ये पूछ रहा है कि होम की का इस्तेमाल करके हम अपने कर्सर को निम्न में से किसकी शुरुआत में ला सकते हैं। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पेज की शुरुआत में ला सकते हैं होम होम बटन का इस्तेमाल करके, ऑप्शन बी फाइल के शुरुआत में ला सकते हैं, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में ला सकते हैं, या ऑप्शन डी लाइंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर हमारा कोई पेज खुला हुआ है, कोई हमने कोई फाइल खोल रखी है, उसमें हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर लिखने का ही होता है उसमें। यदि हमने उसमें कुछ लिखा और हमें हमारा कर्सर है यहाँ, और हमें इस लाइन के शुरू में यहाँ कुछ लिखना है, या हमें बैक इस लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, तो अगर हम अपना होम की बटन दबाएंगे तो हमारे कर्सर जो है वापस अपनी जगह इस लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 511, ये क्या पूछ रहा है? हेमिस द 2-day रिलीजियस फेस्टिवल इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री। दोस्तों इसने पूछा है कि हेमिस नामक जो त्योहार होता है, एक धार्मिक त्योहार है, भारत के अंदर किस राज्य में मनाया जाता है? 2 दिवसीय धार्मिक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। यह लद्दाख में हेमिस नाम का पर्व मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनके कोई बौद्ध गुरु थे। हेमिस एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लद्दाख के अंदर, वहां पे उनके कोई एक सबसे बड़ा मठ बना हुआ है हेमिस के अंदर। तो वहां जो इनके बौद्ध गुरु थे उनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाते हैं 2 दिन का त्योहार। और थोड़ी जानकारी ऐड कर दूं, ये हेमिस शब्द से संबंधित जो है, हेमिस के अंदर एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क के नाम से संबंधित है, जो कि भारत के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है।
और इससे पूछ लेता है कि बताइए हेमिस नेशनल पार्क वह क्यों प्रसिद्ध है, या किस क्रिएचर के लिए प्रसिद्ध है, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे जो पाए जाते हैं वो बर्फीले लियोपार्ड यानी कि बर्फीले तेंदुए, हिम तेंदुआ बोलते हैं, ये लियोपार्ड पाए जाते हैं वहाँ पे। और भी कई हैं वहाँ पे, भालू हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, इस प्रकार के जानवर। लेकिन जब भी आपको प्रश्न पूछेगा रेलवे एसएससी तो ये हिम तेंदुए के बारे में ही पूछता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 512, क्वेश्चन नंबर 512 क्या पूछा है। इन विच ईयर चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड, यह पूछ रहा है बताइए चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह भी कह सकते हैं, यह किस वर्ष में चालू हुआ, किस वर्ष में इसकी शुरुआत हुई। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 1919, 1917, 1920 और 1921। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1917। जब गांधी जी जो है बिहार की यात्रा पर गए थे 1917 में ही, तो उनकी मुलाकात राम शुक्ला जी से हुई थी। उन्होंने वहां पर किसानों की हालत के बारे में बताया कि कैसे उन्हें तंग किया जाता है नील उगाने के लिए, कैसे उन्हें मजबूर किया जाता है और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता, इसकी एवज भी नहीं निकलती। तो इस बात से परेशान होकर गांधी जी ने अप्रैल, अगर आपको पूछ लेता है किस महीने में शुरुआत हुआ, तो इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में हुई थी वर्ष 1917 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 513, इसने क्या पूछा है। हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए दोस्तों यह पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन कौन है जो कि सबसे पहले हमारी संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। दोबारा सुन लीजिए, यह पूछ रहा है बताइए कि निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी इन्हीं को बनाया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 514, क्वेश्चन नंबर 514, ये क्या पूछ रहा है। हु लेड मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यह पूछ रहा है बताइए पानीपत के तीसरा युद्ध, कभी पूछ सकता है बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। इसके अंदर ये आपके आंसर इसी में है, 1761 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था यह पूछेगा। ये हुआ था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली, जिनके साथ अहमद शाह अब्दाली के साथ जो जुड़ गए थे और भी लोग आसपास के जो मराठाओं से तंग थे, आसपास के राजा। चलिए दोस्तों आपके ऑप्शन दे, मराठाओं का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहा था। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन नंबर डी शिवाजी राव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में ही मराठाएं जो थे लड़ रहे थे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, परंतु उनमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो और बाकी राजा थे, भारत के दूसरे राजा जो कि मराठाओं से तंग थे, इनके आक्रमणों से, इनके नीतियों से जो तंग आ गए थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का दामन थाम लिया और उसके साथ मिलकर उन्होंने इनको हरा दिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 515, क्वेश्चन नंबर 515, ये क्या पूछ रहा है। 515 देखिए क्या पूछता है। विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट। यह पूछ रहा है कि बताइए कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने की परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी। परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी, किस गवर्नर ने की थी। बंगाल के अंदर हुई थी सबसे पहले। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न में आपसे वह पूछ सकते हैं बताइए कि ये परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने चालू की, और ये की थी बंगाल में 1793 में, 1793 में। ये शुरुआत हुई थी पहले बंगाल से। ठीक है, बिहार के बाद इसे हम बंगाल के बाद इसे फिर बिहार में लागू किया गया, फिर यहाँ से उड़ीसा में लागू किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 516, क्वेश्चन नंबर 516, क्या पूछ रहा है। वेयर डिड समर ओलंपिक 2016 हेल्ड। यह पूछ रहा है बताइए कि ग्रीष्म जो गर्मियों में होने वाले आपके ओलंपिक हैं, ग्रीष्म ओलंपिक वर्ष 2016 में कहाँ, किस देश में हेल्ड हुए, किस देश ने इसकी मेजबानी की। आपकी चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट पाउलो, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो। वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो में ही ओलंपिक हुए थे। और ये आपसे, ये तो 2016 का पूछा है, ये अभी आपसे इस वर्ष जो होने वाले थे, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, 2020 में जो ओलंपिक होने वाले थे वह टोक्यो में होने वाले थे। और ये आपसे आगे का भी पूछ सकता है, जो कि है वर्ष 2024 के जो होने वाले
होंगे वो कहाँ होंगे, वो लॉस एंजलिस में होंगे, अमेरिका में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 517, क्वेश्चन नंबर 517 क्या पूछा है? डैश रेशियो स्पेसिफाइज द प्रोविजन दैट बैंक मस्ट कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विद आरबीआई। दोस्तों ये पूछ रहा है कि बताइए कि वह भाग आरबीआई को जमा किए गए पैसों का वह भाग जो कि किसी बैंक को अपने पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिजर्व कैश, कैश को रिजर्व करना। ऑप्शन नंबर बी कैश रिजर्व, या कैश रिजर्व कहलाता है, या सी आर कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, या नन ऑफ दिस, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, यदि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, ये 100 रुपए आपके पास टोटल अमाउंट है, या मान लीजिए आप अगर ये किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं और वो आरबीआई को जमा करना चाहता है ये 100 रुपए, या ठीक है, तो इसका कुछ फ्रैक्शन, यानी कि मान लीजिए 1/4 मान लीजिए, ये एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 100 रुपए ये देना चाह रहा है आरबीआई को, या टोटल अमाउंट जो इसके पास है 100 रुपए है और आरबीआई को इसे कुछ देना है, तो कुछ ये परसेंटेज में इनके आपस में डिवीजन होता है कि ये कुछ इसका हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा मान लीजिए, जो कि 25 बनेगा, यानी कि 25% मान लीजिए कि इसे जो है कुछ कैश, कुछ नकदी, इसको 25% नकदी कह लीजिए, परसेंटेज में बात करें तो 25% या 30% या 10% या 15%, ये अलग अलग होती है हर वर्ष या हर बैंक की अलग होती है। तो ये इस हिसाब से जो नकदी का जो इन्हें अपने पास संरक्षण रखना होता है, इन्हें कैश रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैश रिजर्व। कैश रिजर्व होता है जो कि टोटल अमाउंट का कुछ प्रतिशत होता है जो इन्हें अपने पास रखना होता है, बाकी इन्हें आरबीआई को जमा कर देना होता है, ताकि ये अपने डे टू डे की डेली कैश की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 518, क्वेश्चन नंबर 518 क्या पूछा है? गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यह पूछ रहा है बताइए गांधी सागर बांध निम्न में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बेटवा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी रावी। दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंबल, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 519, क्वेश्चन नंबर 519 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। दोस्तों बांध से, डैम से आपके प्रश्नों की लड़ी लग जाएगी, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में बांध से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या तो उसकी लोकेशन पूछ लेगा, या स्टेट पूछ लेगा, या नदी किस नदी पे बना है, या उसकी हाइट क्या है, या उसकी खासियत क्या है, या कब बना है, ये भी पूछ सकता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मट्टूर बांध, ऑप्शन बी गोविंद सागर बांध, ऑप्शन सी टेरी बांध, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी टेरी बांध। टेरी बांध जो है इसकी हाइट 260.5 मीटर, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथ नदी, इसमें नदी नहीं पूछा है, अगले प्रश्न में कहीं पे नदी पूछ लेगा, तो ये कि भागीरथ नदी पे बना हुआ है, ठीक है, भागीरथ नदी पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 520, इसने क्या पूछा है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है, क्योंकि एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जामिनर क्या है आपका, कोई भी जीके ऐसे सेट नहीं करता, सभी का सभी प्रश्न जो जीके के होते हैं वो आपके करंट से पकड़ के पास्ट में जाया जाता है, ठीक है। अभी इसने पूछ लिया बताइए म्यांमार के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोटाबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी केपी शर्मा ओली, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी यू विन मिंट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यू विन मिंट। अब इनके विषय में ये क्यों पूछ लिया गया कि बताइए आपके म्यांमार के, जिसे बर्मा भी कहते थे पहले, बर्मा के राष्ट्रपति कौन है, क्यों पूछा गया? क्योंकि ये भारत यात्रा पर आए थे, ये फरवरी में भारत यात्रा पर आए थे और इनकी मुलाकात हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी। तो कुछ चीजों को लेकर इनके साथ कुछ अनुबंध हुए थे, कुछ इनके सिग्नेचर वगैरह हुए थे, 10 कोई सब्जेक्ट थे, 10 सब्जेक्ट के ऊपर इनका आपसी में कुछ सिग्नेचर या एमओयू साइन किए गए थे। दोस्तों मैं बता दूं कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर क्या है, आपका कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता हवा में, कुछ ना कुछ करंट में उसके साथ संबंधित होता है। तो उस संबंधित को लेकर कोई भी एक्टिविटी होती है, अगर आज कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस सब्जेक्ट को पकड़ा जाएगा, उस टॉपिक को पकड़ा जाएगा और उसकी हिस्ट्री में जाया जाएगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, या किसने की थी, या इसकी लोकेशन क्या है, या वर्तमान में इसके हेड कौन है। इस तरीके से आजकल पूछ रहा है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन भी करें ताकि आपको डेली डेली इस जीके क्लास की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।